स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, स्टडी 91 का यह प्रीलिम्स स्पेशल एपिसोड और इस समय हम लोग मध्यकालीन इतिहास सल्तनत काल के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं। पिछला जो क्लास था मैं गुलाम वंश से संबंधित तथ्यों का उस पर विस्तार पूर्वक जो है आप लोगों के साथ चर्चा किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे किसके संदर्भ में, तो खिलजी वंश। कौन सा? खिलजी वंश। और खिलजी वंश से संबंधित ये विभिन्न तथ्य जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था, या अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, देवगिरी इस समय कहां है, या किस सुल्तान ने बाजार सुधार को लागू किया था, जैसे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को और आज का यह पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? जी हां, मैंने बताया कि भारत में सल्तनत काल, कौन सा? सल्तनत काल वो दौर था जब भारत पर तुर्क लोगों ने जो है शासन किया, और भारत पर तुर्कों ने जब तक शासन किया उस टाइम पीरियड को सल्तनत काल के नाम से जाना गया था। किस नाम से जाना गया? सल्तनत काल के नाम से जाना गया। और सल्तनत काल कब से कब तक रहा था? तो आप कहेंगे कि सल्तनत काल वर्ष 1206 से लेकर के और कब तक? 1526 तक। कब तक? 1526 तक। तो सल्तनत काल जो है कुल कितने वर्षों का था? कुल 320 वर्षों का था। किन किन राजवंशों ने सल्तनत काल में शासन किया था? तो कुल 5 राजवंश थे जिनका नाम मैंने आपको बताया था। उसके लिए ट्रिक भी आपको मैंने बताया। कौन सा? जी हां, गुल, खिले, तो, सांस, लो। गुल का मतलब क्या? गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, जिसको ममलुक वंश या फिर जिसको इलवरी वंश के नाम से भी जाना गया। खिले का मतलब क्या? खिलजी वंश। खिलजी वंश यानी सल्तनत काल का दूसरा राजवंश कौन सा था? खिलजी वंश। तीसरा राजवंश कौन सा था? तो आप कहेंगे कि तुगलक वंश। तुगलक वंश जो सबसे लंबे समय तक जो है शासन किया। उसके बाद सांस का मतलब है क्या? सैयद वंश, सैयद वंश। और लो का मतलब है क्या? लोधी वंश। कौन सा? लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश। गुलाम वंश मैंने बताया कि 1206 से लेकर के जो है 1290 तक रहा था, यानी 84 वर्ष तक चला। खिलजी वंश जो कि वर्ष 1290 से लेकर के कब तक? 1320 तक, सिर्फ 30 वर्ष का था। और सल्तनत काल में सबसे कम समय तक जो है कौन सा राजवंश रहा था? तो आप कहेंगे खिलजी वंश, जिसमें सिर्फ 4 शासक ही हुए थे और एक से एक बने हुए थे। उसके बाद तुगलक वंश आया जो कि 1320 से लेकर के कब तक चला? 1414 तक चला था। सैयद वंश आया, सैयद वंश जो कि 1414 से लेकर के जो है 1451 तक चला था। 51 तक जो है 37 वर्ष सैयद वंश था। और लोधी वंश करीब 75 वर्ष तक जो है रहा, जिसका कार्यकाल जो है कब तक? 1451 से लेकर के 1526 वर्ष तक था। तो कहने का मतलब कि सल्तनत काल वो टाइम पीरियड था जब भारत में तुर्कों का शासन था। और कितने? 320 वर्षों का ये शासन। इन 320 वर्षों में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5। उसमें जो है हम लोग गुलाम वंश को जो है पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे किसके संदर्भ में? जो है खिलजी वंश के जो है संदर्भ में चर्चा करेंगे। तो आपको जानकारी के लिए कि बता दें कि गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था शमसुद्दीन कैमुअर्स, उसी का सेनापति जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही किस राजवंश की स्थापना की गई? तो आप कहेंगे कि खिलजी वंश की स्थापना की गई। खिलजी वंश जो कि वर्ष 1290 से लेकर के अभी बताया कब तक? 1320 तक रहा था। कितने वर्ष तक जो है खिलजी वंश भारत में रहा था? तो आप कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो है कितने वर्ष? 30 वर्ष। लेकिन इस 30 वर्ष में कितने शासक जो हुए थे? तो आप कहेंगे कि जो है कुल 4 जो है शासक हुए।
या इन शासकों को उस समय किस नाम से जाना जाता था? सुल्तान के नाम से जाना जाता था। महमूद गजनवी दुनिया का पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। पिछले क्लास में मैंने बताया भी आप लोगों से। इस वंश का संस्थापक पूछे कि कौन था, आप कहेंगे इस वंश का संस्थापक था जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। क्या नाम था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी इसका नाम था। और चूंकि यह तुर्कों में खिलजी था, इसलिए जो न्यू डायनेस्टी जो है फाउंड किया, जो नए राजवंश की स्थापना किया, उसने उसका नाम रखा क्या? खिलजी वंश। आपको जानकारी के लिए बता दें कि जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो था, यह स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक जो कामवंश था, उसका यह सेनापति था। तो आपसे पूछेगा कि गुलाम वंश का अंतिम शासक किस वंश का सेनापति भी रहा था? सॉरी, खिलजी वंश का प्रथम शासक किस वंश का जो है सेनापति था? तो आप कहेंगे कि अंतिम शासक में पिछले क्लास में आप लोगों से चर्चा भी किया था, जो कि वर्ष 1287 से लेकर के 1290 तक जो है शासन किया था। हालांकि ये सिर्फ नाम मात्र का शासक रहा था। कहा जाता है कि कैमवंश की अवस्था जो है अभी बहुत कम थी और इसी वजह से इसकी माता संरक्षिका के रूप में जो है शासन कर रही थी। जलालुद्दीन खिलजी ने इनकी मां के साथ जो है निकाह कर लिया और उसके पीछे उद्देश्य प्रेम ना दूर दूर तक नहीं था, उसके पीछे उद्देश्य था दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करना। और जलालुद्दीन खिलजी इस बच्चे को और इसकी मां को दोनों का जो है मर्डर करके और उसके बाद गुलाम वंश का सफाया किया और खिलजी वंश की स्थापना की। तो खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? जलालुद्दीन जो है खिलजी। और इसी का जो है भतीजा था, इसी का भतीजा बाद में इसका दामाद भी हो गया था, गजब प्रोग्रेस किया था। उसका नाम था क्या? अलाउद्दीन खिलजी। क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बचपन का नाम अली गुरशब्स था। अलाउद्दीन खिलजी जो कि वर्ष 1296 से लेकर के 1316 तक शासन किया, जबकि इसका शासनकाल जो है जलालुद्दीन का वर्ष 1290 से लेकर के कितने तक रहा था? सिर्फ 6 साल का रहा था। जलालुद्दीन खिलजी इसी अलाउद्दीन खिलजी के हाथों जो है मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर एसानी की उपाधि धारण किया था। किसकी जो है उपाधि धारण किया? सिकंदर एसानी की उपाधि धारण किया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना। कौन सा सही होगा? दूसरा विकल्प जो है सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने ही सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, जिसके बचपन का नाम था क्या? अली गुरशस्प। यह पहला ऐसा जो है सुल्तान था जिसने जो है उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को जीतने में सफलता प्राप्त किया था, जिसका शासनकाल मैंने अभी बताया था आप सबसे कि कब तक रहा था? 1316। कहा जाता है कि 1296 से लेकर के जो है 1316 तक रहा था। और इस वंश का यह दूसरा शासक था। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी अनाथ था। उसके अनाथ होने में भी उसके चाचा जलालुद्दीन का हाथ था और यही वजह था कि जब युवा अवस्था में पहुंचता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, उसको जब इस बात की जानकारी होती है तो रिश्ते में जो इसका चाचा था जलालुद्दीन या रिश्ते में इसका ससुर था, उससे नफरत करने लगता है। और यही वजह थी कि अप्रैल 1296 में कड़ा मानिकपुर, जो कि वर्तमान समय में प्रतापगढ़ और जो है इलाहाबाद के बीच का जगह है, वहीं पर धोखे से अपने चाचा जलालुद्दीन का काम तमाम कर दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस घटना को अभी हाल ही में जो है एक फिल्म आई पद्मावत, उसमें भी जो है दिखाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले बता दें, बलबन जिसका असली नाम बहाउद्दीन था, यह गुलाम वंश का तीसरा गुलाम शासक था, जो कि वर्ष 1265 से लेकर के वर्ष 1287 तक जो है शासन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक था, आगे अभी जो है इसको पढ़ाया जाना है, जिसका शासनकाल जो है 1325 से लेकर के 1351 तक रहा था। इसको पढ़ा लिखा सन की सुल्तान कहा जाता है। सिकंदर लोदी जो लोदी वंश का जो है शासक था,
सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर को राजधानी बनाई थी सल्तनत काल में, जिसका शासनकाल 1489 से लेकर के 1517 तक रहा था। इसी का बेटा था इब्राहिम लोदी, जो कि पानीपत की पहली लड़ाई में मारा गया था। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का सिंहावलोकन करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी बहुत पूछता है आपसे। खिलजी वंश का दूसरा शासक, जिसका वास्तविक नाम क्या था? अली गुरशस्प था। क्या नाम था? अली गुरशस्प। अली गुरशस्प था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कि सिकंदर एसानी की उपाधि धारण की। सिकंदर एसानी का मतलब होता है दूसरा सिकंदर, और कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी भी विश्व विजय का सपना देखा था। इसके भी दिमाग में सनक सवार हुई थी, लेकिन इसके बहुत ही करीबी और विश्वसनीय मंत्री के मना करने के बाद जो है फिर यह भूत इसके दिमाग से जो है उतर गया था। बहरहाल उत्तर भारत और दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने वाला पहला सुल्तान कौन? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मंगोलों का सबसे अधिक आक्रमण हुआ। पूछा जाए कि सबसे अधिक आक्रमण मंगोलों का किसके कार्यकाल में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में हुआ था। और कितनी बार हुआ था? 6 बार हुआ था। पहला इसका अटैक मंगोलों का अटैक 1297 में हुआ। किसके जो है नेतृत्व में हुआ? तो जो है कादिर खान के नेतृत्व में हुआ। कादिर खान के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल में यह पहला अटैक था। ओवरऑल मंगोलों का पहला अटैक वर्ष 1222 ईस्वी में हुआ था। वर्ष 1222 में हुआ था। किसके कार्यकाल में? इल्तुतमिश के कार्यकाल में, जो कि मैंने गुलाम वंश से संबंधित जो लेक्चर पढ़ाया था उसमें आप लोगों को बताया था। वो पहला आक्रमण था जब चंगेज खां जो है सिंध नदी तक जो है जलालुद्दीन बर्नी का पीछा करते हुए चला आया था। तो वो पहला अटैक था। लेकिन खिलजी वंश में जो है ये पहला अटैक कब हुआ? 1297 में। कहां पर हुआ? पंजाब में हुआ। कहा जाता है कि इसी अटैक में जो है करीब 20,000 मंगोलों को मौत के घाट उतारा गया था। लेकिन गढ़ आया पर सिंह गया। इसी युद्ध के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां भी सलाद बना दिए गए, यानी मंगोलों के द्वारा मार दिए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का सिंहावलोकन किया जाए। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? इल्तुतमिश के लिए, बलबन के लिए, अलाउद्दीन खिलजी के लिए या मोहम्मद तुगलक के लिए? दरअसल जब भारत पर तुर्कों का शासन व्यवस्था स्थापित हुई तो उस समय लॉ एंड ऑर्डर या कह लो कि जो नियम कानून था वो इस्लाम धर्म के कुरान के अनुसार, हदीस के अनुसार, शरीयत के अनुसार जो है चलाया जाता था। उन दिनों की ये परंपरा थी। कोई भी सुल्तान जब सुल्तान बनता था तो इस्लाम धर्म के जो सबसे बड़े धर्मगुरु थे, जिनको कि तब खलीफा कहा जाता था, खलीफा के द्वारा खिलअत दिया जाता था। क्या दिया जाता था? खिलअत। खिलअत का मतलब होता है, खिलअत का मतलब होता है, यूं कह लो कि आज के समय में उसको शपथ पत्र कह सकते हैं। शपथ पत्र दिया जाता था। और जब वो शपथ पत्र जो है पढ़ता था सुल्तान, यानी उलेमाओं के द्वारा या उन दिनों के मौलवियों की उपस्थिति में, उलेमाओं की उपस्थिति में उसको पढ़ता था और इस्लाम धर्म के अनुसार अपने प्रशासन, राज्य काज चलाने का जो है एक तरह से वो शपथ लेता था। जैसे हिंदू धर्म में शपथ ग्रहण होता था, तो शपथ ग्रहण आज भी जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। जिस धर्म का जो है व्यक्ति होता है उस धर्म से संबंधित धार्मिक पुस्तक को हाथ में लेकर के और वो शपथ लेता है कि मैं देश के संविधान के अनुसार शासन प्रशासन का संचालन करूंगा। उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय हिंदू धर्म के जो शासक थे वो धार्मिक पुस्तकों को जो है हाथ में लेकर के ये शपथ लेते थे कि मैं धर्मानुसार जो है राज्य के शासन प्रशासन का संचालन करूंगा। जबकि ये लोग जो है, जो तुर्क शासक थे, ये शरीयत के अनुसार, कुरान के नियमों के अनुसार। लेकिन हुआ क्या? अलाउद्दीन खिलजी जो था
उसने शरीयत के नियमों के अनुसार शासन चलाने की जो व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि मुझको नहीं पता कि क्या कानून है, क्या सही है, क्या गलत है, मुझे नहीं पता है, लेकिन समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार जो भी सही है उसी के अनुसार मैं कार्य करता हूं। मुझे सरा की थोड़ी भी चिंता नहीं है। मुझे जन्नत मिले जहन्नुम मिले इससे कोई मतलब नहीं है। मैं शरीयत या हदीस के नियमानुसार नहीं चल सकता हूं। यानी अपने धार्मिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया, उसे नकार दिया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन जिसने जिल्ले अल्लाह की उपाधि धारण किया था। क्या? जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही की उपाधि धारण किया। और यह पहला सुल्तान था जिसने कहा कि धरती पर सुल्तान पैगंबर का प्रतिबिंब होता है। अल्लाह ताला के बाद दूसरा सबसे बड़ा व्यक्ति होता है जो सर्वशक्तिमान, सर्वबुद्धिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी है। इसलिए सुल्तान जो कहे वही कानून है। सुल्तान इस पृथ्वी पर अल्लाह ताला की परछाई है। इसने जिल्ले अल्लाह की उपाधि धारण किया तो इसने सबसे अधिक धर्म कर्म को महत्व दिया था। लेकिन इसी का ठीक उल्टा निकला कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने शरीयत के नियमों को दरकिनार कर दिया था, जिसके बारे में ये स्टेटमेंट उस समय के मशहूर इतिहासकार बर्नी के द्वारा लिखा गया। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। पिछले क्लास में भी बताया, गुलाम वंश का रियल फाउंडर, या पूछे कि वो वास्तविक संस्थापक कौन था तो आप बताएंगे कि इल्तुतमिश जिसका शासनकाल वर्ष 1211 से लेकर के 1236 तक रहा था। इल्तुतमिश रिश्ते में कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इसी के द्वारा कुतुब मीनार के निर्माण कार्य पूरा कराया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो कि वर्ष 1296 से लेकर के कब तक शासन किया? 1316 तक। ये बातें बार बार इसलिए बता रहा हूं कि ये रट जाए, आपको याद हो जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का अवलोकन करते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसके बचपन का नाम अली गुरशब्स था। अलाउद्दीन बड़ा ही विचित्र व्यक्ति था। इसने अपने शासनकाल में पहला जो आक्रमण किया था जब गुजरात पर किया था। कब? 1297 में। यह बात क्यों बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी को इस बात का पता चला था कि गुजरात का शासक जिसका नाम है रायकर्ण, क्या नाम था? रायकर्ण। और रायकर्ण की जो पत्नी थी जिसका नाम था कमला, वो बहुत ही सुंदर थी। और इस बात की इसको जानकारी हुई तो उसने रायकर्ण को पत्र लिखा। क्या? कि तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, उसको सुल्तान की सेवा में भेज दिया जाए। आज के भी समय में किसी व्यक्ति के सामने अगर ऐसा कहा जाए तो सोचो कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी। अब इस तरह का पत्र मिला तो जाहिर सी बात है रायकर्ण आग बबूला हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के इस प्रस्ताव को उसने सिरे से खारिज कर दिया। यह खुद ही सनक भरा प्रस्ताव था। और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल का पहला अटैक कहां पर किया था? गुजरात पर किया था। गुजरात को तब पाटन के नाम से जाना जाता था। पाटन के नाम से जाना जाता था या काठियावाड़ के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी अहिलवाड़ थी। रायकर्ण पराजित हुआ और अलाउद्दीन खिलजी अपने नापाक इरादों में कामयाब हुआ। कमला देवी जो कि रायकर्ण की पत्नी थी और रायकर्ण की दूसरी पत्नी से एक बेटी थी जिनका नाम था देवल, इन दोनों को बंदी बना करके दिल्ली लाया गया और अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे निकाह कर लिया, शादी कर ली। तो अलाउद्दीन खिलजी सोच सकते हैं कि कितना आध्यात्मिक व्यक्ति रहा होगा। 1303 में जब इसने चित्तौड़ पर अटैक किया, वर्तमान में चित्तौड़ आज राजस्थान में है, तो और चित्तौड़ उन दिनों एक अपने आप में ही राज्य होता था।
चित्तौड़ का राजा जिनका नाम रावल रतन सिंह था, जिनकी पत्नी पद्मावती सिंगलगढ़ की राजकुमारी थी, और चित्तौड़ पर भी आक्रमण करने के पीछे जो है इनका उद्देश्य बस वही था, क्या, पद्मिनी को जो है प्राप्त करना था। कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में गया था, तो उसी दरमियान चित्तौड़ में राजा रतन सिंह के यहां अतिथि बनकर के जो है गया था। तब की परंपरा थी, आज भी परंपरा है, आज भी देखते हो लाख जो भी है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय बंगाल में पहुंच जाते हैं तो उनकी दीदी, हालांकि वही उनको ममता दीदी कहते हैं, वहां की जो इस समय मुख्यमंत्री हैं, इन दोनों में भले राजनीतिक जो है प्रतिद्वंदिता है, लेकिन वो भी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं गुलदस्ता लेकर के जो है उनका स्वागत करने के लिए। तो ये बहुत प्राचीन परंपरा है जो आज भी चलती है, तब भी चल रही थी। एक राजा के जो है क्षेत्र में जब दूसरा राजा पहुंचता था तब उसका भव्य स्वागत किया जाता था और उसको अपने राज दरबार में राज अतिथि का दर्जा दिया जाता था। और यही राज अतिथि का दर्जा जब मिला था अलाउद्दीन खिलजी को, तो पहली बार पद्मिनी को कहा जाता है कि इन्होंने उसकी छवि तालाब में जो है एक परछाई में देखी थी, और उसी के बाद से ये अमरीशपुरी बन गए। इन्होंने रावल रतन सिंह के सामने जब दिल्ली आए तो प्रस्ताव रखा था पद्मिनी को जो है सुल्तान की सेवा में भेज दिया जाए, लेकिन ये कहां संभव था। इसीलिए 1303 में इसने अटैक किया, कहां पर, चित्तौड़ पर, और चित्तौड़ पर आक्रमण करके अंततोगत्वा अपने लोगों की गद्दारी की वजह से राणा रतन सिंह जो है गिरफ्तार हुआ और मारा गया था। इस पूरी घटना को अपने आंखों से जिस व्यक्ति ने देखा था उसका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जिनका जन्म उत्तर प्रदेश का कासगंज के पटियाली में हुआ था। अमीर खुसरो जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, और इस घटना को उन्होंने ही अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था आशिकी 1 2 3 ना, सिर्फ उसका नाम था आशिकी, उसी में इस घटना का इन्होंने जिक्र किया। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, राणा रतन सिंह, रावल रतन सिंह या राणा रतन सिंह पद्मिनी के जो है पति थे। इस घटना को आगे चल करके पद्मावत नामक पुस्तक में, कौन, पद्मावत नामक पुस्तक में लिखा था, किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो है लिखा गया, और मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी इस पुस्तक को आगे चल करके अभी जब इस पर फिल्म बनी तो आप लोगों ने देखा कितना सब उसको लेकर के बवाल हुआ था। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प 100% सही है। अगला प्रश्न देखें, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले देवगिरी, जिसको कि अब जो है दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, किस नाम से? दौलताबाद के नाम से महाराष्ट्र में है, जाना जाता है। और देवगिरी यादव वंश के राजाओं की राजधानी थी। किस वंश के राजाओं की राजधानी थी? यादव वंश के राजाओं की राजधानी थी। और वहां का शासक था जिसका नाम था जो है रामचंद्र देव। क्या नाम था? रामचंद्र देव। और सबसे पहले जब इस पर यह अटैक किया था वर्ष 1296 में, तब अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान नहीं था, तब अलाउद्दीन खिलजी उस समय जो है सेनापति था। मैंने बताया ना कि अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी जो है सेनापति रहा था, और उन्हीं के शासनकाल में दक्षिण भारत पर पहला अटैक करने वाला अगर कोई तुर्क था वो अलाउद्दीन खिलजी था, कोई सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो सबसे पहले अटैक 1296 में देवल पर किया, वहां पर देवगिरी पर जो है किया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में यह कार्य जिसने किया था वो हुआ था वर्ष 1307 में, और किसके द्वारा किया गया था? मलिक काफूर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? मलिक काफूर के द्वारा जो है किया गया था। मलिक काफूर के द्वारा जो है किया गया। तब भी जो है वहां के शासक कौन थे? रामचंद्र जो है देव थे। जो पहले अटैक में, जो पहला आक्रमण हुआ, रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता को स्वीकार कर लिया और प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष नजराना भेजता था। नजराना का मतलब यूं समझ लिए कि एक तरह का जो है टैक्स भेजता था। उस समय का उसका शासन का क्षेत्र जो एलिचपुर था, वहां से जो है प्राप्त होने वाली आय टैक्स के रूप में जो है भेजी जाती थी दिल्ली में सुल्तान के पास। लेकिन बाद के दिनों में रामचंद्र देव जब यहां लगान नहीं, नजराना देने से इंकार कर दिया, तो इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेनापति मलिक काफूर के नेतृत्व में उस पर अटैक किया था। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, एक नपुंसक व्यक्ति, हिजड़ा व्यक्ति था, जिसे गुजरात के अभियान के दरमियान अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीदा था। इसीलिए इसको 1000 दिनारी कहता था। क्या कहता था? 1000 दिनारी कहता था। वो दौर था, गुलामी प्रथा थी, जब बचपन में ही बच्चों को खरीद लिया जाता था गुलाम व्यापारियों के द्वारा, और उन बच्चों को आर्मी की ट्रेनिंग दे करके सैनिक बनाया जाता था। और आगे चल करके ऐसे सैनिक बंदगा कहे जाते थे, जो बचपन से नहीं, जन्म से नहीं, बल्कि बाद में आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से, जैसे जानवरों को नपुंसक बना दिया जाता है, वैसे इनको भी नपुंसक बना दिया जाता था। वही व्यक्ति था मलिक काफूर, जो कि पूरी जिंदगी अलाउद्दीन खिलजी की स्वामी भक्ति किया, अंत में अलाउद्दीन खिलजी के कोप भाजन का शिकार हो गया था। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है 100% सही है। जिस व्यक्ति की बात बता रहा हूं, जिस व्यक्ति का बात बता रहा हूं, यही है मलिक काफूर। और कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि ये जो है हिंदू मां के जो है गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक था, और आगे चल करके इसे बंदगा बना दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने सिकंदर एशानी की उपाधि धारण किया और पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता था। इंसान का जो है स्वभाव ऐसा है, चाणक्य नीति में लिखी गई, जिस व्यक्ति के पास धन बल बाहुबल दोनों हो और उसके अंदर घमंड न हो, वो इंसान या तो जो है साक्षात भगवान बुद्ध है, नहीं तो बुद्धू है। अलाउद्दीन खिलजी के पास ज्ञान बल तो खैर 0 था, धन बल और बाहुबल बहुत था। सैनिकों की संख्या 5 लाख से ऊपर थी इसके शासनकाल में, और जिसे चाहा जहां चाहा पराजित किया। ये इस्लाम धर्म से इतर एक नया धर्म जो है चलाना चाहता था। इस्लाम धर्म के कुछ सिद्धांतों से ये संतुष्ट नहीं था, इसीलिए तो शरीयत को नकार दिया था। इसके शासनकाल में मौलवी और उलेमाओं का जो है बहुत कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उनको ये महत्व देता ही नहीं था। ये नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमाओं ने विरोध किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अंततोगत्वा जो है अपने विचार बदल दिए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का करते हैं अवलोकन। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। बिल्कुल सही था। धन प्राप्त करने के लिए ही जलालुद्दीन खिलजी ने सबसे पहले अपने सेनापति, अपने भतीजा को, अपने दामाद को, अलाउद्दीन खिलजी को 1296 में 1296 में देवगिरी, जो कि यादव वंश के राजाओं की राजधानी थी, उस पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। क्योंकि उन दिनों दक्षिण भारत आर्थिक रूप से जो है बहुत संपन्न था, तो इनका प्राथमिक जो उद्देश्य था वहां से धन लूटपाट करना था। इसलिए पहला जो है कथन सही है। दूसरा इसका कारण बताया जा रहा है, यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था ना। पहला इनका बस यही उद्देश्य था, वहां से धन प्राप्त करना। इसलिए कौन सा विकल्प सही होगा? पहला ना, तीसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखें। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? यह पूछता है कि कौन सा सुल्तान था जिसके शासनकाल में टैक्स जो था, लगान जो थी, कुल उत्पादन का आधा था।
तो सबसे अधिक सर्वाधिक अगर जो है पूछा जाए कि कर की दर, सबसे अधिक जो है कर की दर किसके शासनकाल में था? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और जो है कुल लगान का कितना प्रतिशत था? 50% था। अमीर हो वो भी, गरीब हो वो भी, इवन दैट वो लोग जो कि झुग्गी झोपड़ी में जो है रहा करते थे, उनसे भी घर ही कर लिया जाता था, झोपड़पट्टी कर या झोपड़ी कर लिया जाता था, यानी उनको भी नहीं छोड़ा जाता था। ऐसे लोग जो कि जानवरों को चरा करके अपनी जिंदगी का गुजर बसर करते थे, उनसे चराई कर लिया जाता था। जिनके पास कुछ नहीं होता था, उनसे टैक्स के रूप में मुफ्त में शारीरिक श्रम कराया जाता था। तो आप सोच सकते हो अलाउद्दीन खिलजी कितना जो है न्यायप्रिय व्यक्ति रहा होगा, कितना जो है सज्जन पुरुष रहा होगा, बताने की जरूरत ही नहीं है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? जी हां, दूसरा विकल्प सही होगा। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ये दोनों ऐसे थे जिनके शासनकाल में टैक्स रेट जो है मैक्सिमम था, और वो क्या था? 50% था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का करते हैं अवलोकन। उससे पहले मैं बता दूं कि इसने टैक्स को इतना क्यों बढ़ा दिया था, उसके पीछे वजह था। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सैनिकों को सैनिक कार्य के बदले वेतन देने की प्रथा की शुरुआत की, वहीं से शुरू हुआ। वरना उससे पहले सैनिकों को सैनिक कार्य के बदले वेतन नहीं दिया जाता था ना। उनको सैनिक सेवा के बदले जो है जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था, और इस प्रथा को इक्ता प्रथा कहा गया था। इक्ता प्रथा मैंने बताया था गुलाम वंश का दूसरा शासक जिसका नाम था इल्तुतमिश के कार्यकाल में शुरू किया गया था। इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था, जिसको कुछ हद तक बलबन ने और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। अब सैनिकों को वेतन दिया जाता था। आज की तरह आधुनिक जो व्यवस्था थी, सैनिकों को किले के अंदर रखा जाता था। सैनिकों की हुलिया प्रथा भी हुलिया रखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। क्योंकि सैनिकों को वेतन दिया जाने लगा तो जाहिर सी बात है उस समय राजकीय खजाने पर बहुत ज्यादा जो है बर्डन पड़ रहा था। आर्थिक बोझ को कम करने के लिए उसने टैक्स रेट को बढ़ा करके कितना कर दिया? 50% कर दिया था। 50% आपकी जितनी भी इनकम हो उसका आधा जो है सुल्तान के पास टैक्स के रूप में दे देना पड़ता था। और ऐसा दुर्घटना खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी रहा था। दोनों दिमाग से सनकी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार जो है लागू किया था? इस सवाल का भी जवाब है क्या? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ये पहला जो है शासक था जिसने बाजार को शासकीय नियंत्रण में लेने का जो है प्रयास किया। उसके पीछे क्या वजह था? उसके पीछे भी वही वजह था। जब अपने सैनिकों को अलाउद्दीन खिलजी सैनिक कार्य के बदले वेतन देने की प्रथा जो है शुरू किया, तो उसके सामने सबसे बड़ा जो धर्म संकट था, इन सब के बाद भी उसका जो फाइनेंशियल बर्डन था, आर्थिक जो बोझ था, वो कम नहीं हो रहा था। इसलिए इसको सलाह दिया गया किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा। वही अमीर खुसरो जो कि 7 सुल्तानों का शासनकाल देखे थे। अमीर खुसरो जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, उन्होंने ही सलाह दिया कि ऐसा किया जाए कि सैनिकों को वेतन कम दिया जाए और ऐसी व्यवस्था जो है शुरू किया जाए, क्या बाजार में सैनिकों को कम दाम पर वस्तुएं उपलब्ध कराई जाए ताकि कम वेतन में भी उनका भरण पोषण उनके परिवार का हो सके। आज भी आप देखते हैं जिनके घरों में लोग आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में या पैरा मिलिट्री में होंगे, उनके लिए भारत सरकार कैंटीन सर्विस जो है देती है। कैंटीन सर्विस जहां पर कि मार्केट रेट से वस्तुएं जो है
सस्ते दामों पर मिलती है। यही व्यवस्था जो है अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले शुरू किया। सलाह उसको दिया था किसने? अमीर खुसरो ने। और जब यह व्यवस्था शुरू की तो बाजार में जो सैनिक थे या सैनिक के परिवार के लोग थे उनको कम रेट पर जो है गुड्स और सर्विसेज जो है दी जाएंगी। इस व्यवस्था को जो है लागू करने के लिए उसने सबसे पहले बाजार को अपने नियंत्रण में जो है लाने का प्रयास किया। बाजार को अपने नियंत्रण में जो है लाने का जो है प्रयास किया और एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम दिया गया दीवान ए रियासत। क्या नाम दिया गया? दीवान ए रियासत नाम दिया गया था। दीवान ए रियासत जिसके माध्यम से बाजार की जो है व्यवस्था को संचालित किया जाता था। एक पद बनाया गया जिसका नाम था सहना ए मंडी। क्या नाम था? सहना ए मंडी। ये सहना ए मंडी क्या था? तो आज का जो बाजार निरीक्षक होता है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर होता है, उस समय वो सहना ए मंडी कहलाता था। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी ने जब यह व्यवस्था लागू किया कि सैनिकों को सैनिक सेवा चूंकि करते हैं इसलिए उनको कम रेट पर गुड्स और सर्विसेज जो है दी जाए, तो मार्केट में व्यापारियों ने इसका विरोध किया कि सैनिक देश का सेवा करता है, हम लोगों पर कौन सा एहसान करता है जिसकी वजह से जो है उसको कम दाम में गुड्स और सर्विस जो है दी जाए। आज भी ऐसे जो है गिरी सोच रखने वाले लोग हैं। आपने देखा कुछ समय पहले एक सैनिक जब सीमा पर शहीद हुआ तो एक मंत्री जी ने बोल दिया था कि सेना में सैनिक मरने के लिए ही जाता है, इसीलिए तो सरकार उसको पैसा देती है। मंत्री जी को समझाए कि अगर तुमको पैसा दिया जाएगा तो तुम अपने बेटे को भेज दोगे सेना में काम करने के लिए या खुद तुम चले जाओगे। तो इस तरह की जो है घटिया सोच रखने वाले लोग हमेशा रहे थे, आज भी हैं। चूंकि व्यापारियों ने कम दाम पर सैनिक और उनके परिवार के लोगों को जो है सामान देने से मना किया, इसी वजह से जो है बाजार व्यवस्था को इसने जो है लागू किया। तब तक एक और जो है उस समय प्रचलन हुआ, क्या सैनिकों या उनके परिवार के लोगों को क्या किया जाता था? उनके परिवार के लोगों को जो है बताया जाता था क्या अगर कोई वस्तु सपोज करो कि 10 रुपए की है तो उन दिनों नियमों के अनुसार सैनिक से टैक्स नहीं लिया जाना था। तो 10 रुपए की वस्तु है तो सैनिक को कितने की मिलने होनी चाहिए थे? 5 की। तो सैनिक या उसके परिवार को ऑलरेडी बताया जाता था कि ये 20 रुपए की है, आपको 10 में दी जा रही है। यानी सबसे पहले वस्तुओं पर एमआरपी लिखने की प्रथा भी सबसे पहले जो है किसने शुरू किया था? सल्तनत काल में किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस आज भी देखते हो गुड्स और सर्विसेज पर जो है दी जाती है। हालांकि आज भी उसका कोई मतलब नहीं है और तब भी बहुत कोई मतलब नहीं था, लेकिन एमआरपी लिखने की प्रथा दुकानदारों को अपने दुकान के सामने जो वस्तुएं बेचते थे उनका जो है रेट लिस्ट जो है लगाने की प्रथा इसी के समय में जो है शुरू की गई। कुछ दुकानदार तो इतने तेज थे कि हाथ का कमाल करके 1 किलो की जगह 900 ग्राम ही तौल देते थे, उनका भी इसने जो है ख्याल किया और लॉ एंड ऑर्डर जारी किया। क्या कि अगर कोई जो है दुकानदार व्यापारी कम सामान जो है तौलता है और पकड़ लिया जाता है तो जितना कम तौला है उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाएगा। अब बताओ इतना क्यूट सा नियम बनेगा तो अब कोई कम तौलेगा? 100 ग्राम की जगह 101 ग्राम हो जाए, लेकिन 99 ग्राम तौल के कोई रिस्क नहीं लेता था। तो मार्केट को हद तक कंट्रोल करने का काम इसने किया था। अगला प्रश्न को देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पहला, उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की। बिल्कुल सही है, कृषि योग्य जमीनों की पैमाइश की और उस पर मालगुजारी लगान उसने जो है 50% तक कर दिया था। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। उसने प्रांत के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त कर दिया। ये कौन सा जो है सही है? तो दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है सही है, क्योंकि गवर्नरों की जो है अधिकारों को इसने समाप्त किया।
इसको भी लागू किया, जबकि ये लगान व्यवस्था उसने अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया ऐसा नहीं था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस सुल्तान के शासनकाल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? किस सुल्तान के शासनकाल में? शासन शब्द यहां होना चाहिए, हमारी टाइपिस्ट महोदया का जो है ये कमाल है। जी हां, तो इस प्रश्न का भी सही जवाब होगा क्या? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि क्या है? तो खालसा भूमि वो भूमि होती थी जिसे पहले इक्ता प्रथा के तहत सैनिक या सैनिक के परिवार के लोगों को जो है दे दिया जाता था। इक्ता प्रथा के तहत जो है सैनिक या उसके परिवार के लोगों को जो है मुफ्त में दिया जाता था, सैनिक सेवा के बदले जो है दिया जाता था। मैंने बताया था कि इस प्रथा को इल्तुतमिश के द्वारा जो है शुरू किया गया था। अब उस सैनिक को वेतन नहीं मिलता था, उसी जमीन पर कृषि कार्य करके सैनिक और सैनिक के परिवार के लोग अपनी जिंदगी का परवरिश करते थे। यदि युद्ध में सैनिक शहीद हो गया, मार दिया गया, तो फिर उसका बेटा जो है वो जमीन उसी परिवार के पास रहती थी और उसका बेटा फिर जो है सेना में सैनिक बन जाता था। यानी सैनिक व्यवस्था जो थी वो वंशानुगत थी। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने जब सैनिकों को वेतन देने की प्रथा जो है शुरू किया, तो जिन सैनिकों को मुफ्त में कर रहित भूमि दी गई थी उसे वापस ले लिया और उसी को जो है किस नाम से जाना गया? उसी को खालसा भूमि के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? खालसा भूमि के नाम से जाना गया। और वो गांव जिनको जो बड़े अधिकारी होते थे, जिनको इक्ता प्रथा के तहत जो है अक्ता मिल जाता था, अक्ता मिलता था, गांव जो मिलता था, उसे खालसा गांव जो है कहा जाता था। आज भी अपने आसपास देखेंगे तो बहुतेरे ऐसे गांव हैं जिन्हें खालिसपुर या खालसापुर या खालसापुरी के नाम से जो है जाना जाता था। तो इक्ता प्रथा के तहत या तो जमीन मिलती थी और नहीं तो जो है गांव मिलता था, जिससे जो है टैक्स वसूल करके वो अधिकारी या सैनिक अपनी जिंदगी का परवरिश करता था। उसे जो है खालसा भूमि कहा जाता था। और सबसे अधिक खालसा भूमि किसके शासनकाल में हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। क्यों? क्योंकि इक्ता प्रथा को जो है समाप्त कर दिया, तो ये जितनी भी ऐसी जमीन थी इसको अपने कब्जे में ले लिया। सैनिकों का जो आनुवंशिक व्यवस्था थी, यानी सैनिक का बेटा सैनिक ही होगा, इस प्रथा को भी जो है समाप्त किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों के हुलिया रखने की प्रथा को समाप्त किया। किसने? सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा को शुरू किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ों को जो है दागने की प्रथा को शुरू किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार को अपने नियंत्रण में लेने का प्रथा, सल्तनत काल की सारी बातें बता रहा हूं, किसने शुरू किया? सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का सिंहावलोकन करते हैं। कथन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। बिल्कुल सही है। और सही तो यह है कि दिल्ली में नहीं, उसने जो है अपने पूरे सल्तनत में इसको जो है लागू किया था। अपने पूरे जो है सल्तनत में इसको लागू किया था। दूसरा, वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। सरासर गलत है। वो अपने सैनिकों को कम वेतन देना चाहता था। सैनिकों को कम वेतन देना चाहता था और इसीलिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली को उसने लाया ताकि सैनिकों को कम वेतन दिया जाए। लेकिन सैनिकों को बाजार में जो सामान है वो बाजार मूल्य से कम मूल्य पर अगर दिया जाए तो कम वेतन में ही उस सैनिक या उसके परिवार का परवरिश हो सकता है। इस व्यवस्था को सबसे पहले खिलजी ने लाया, आज भी जो है बदस्तूर जारी है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा विकल्प सही है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? सही तो यह था कि बादशाह नहीं होना चाहिए था, इसको सुल्तान होना चाहिए था। सल्तनत काल के जितने भी शासक हुए सुल्तान के नाम से जाने गए।
बादशाह जो है मुगल काल के शासकों ने बादशाह की उपाधि धारण किया था और अभी मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया पहली बार। अभी तो मैंने बताया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके लिए उसने एक विभाग की स्थापना की जिसका नाम था दीवान ए रियासत। क्या नाम था? दीवान ए रियासत। बाजार की देखरेख करने के लिए, बाजार में होने वाली घटनाओं पर जो है अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो है सहना ए मंडी का जो है उसने, यह एक पद भी होता था और जो है एक बाजार भी होता था। दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प जो है सही है। अन्य विकल्प में इल्तुतमिश जो कि गुलाम वंश का शासक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक वंश का शासक है, शेर शाह सूरी जो कि सूर वंश का जो है शासक था। और आगे मैं पढ़ाऊंगा कि मुगल काल को कुछ समय तक दिल्ली से समाप्त करने का काम शेर शाह सूरी नहीं किया था। पाटलिपुत्र का नाम पटला करने का काम शेर शाह सूरी ने किया था। रुपया का नाम रुपया शेर शाह सूरी के द्वारा दिया गया। आज जो वर्तमान समय में ग्रैंड ट्रैंक रोड है उसका भी निर्माण कार्य सबसे पहले, वैसे तो चंद्रगुप्त के समय में ही वो चल रहा था, लेकिन उसको पुनर्निर्माण कराने का काम शेर शाह सूरी ने किया था। अगला प्रश्न को देखें, निम्न में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है प्रारंभ किया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सबसे पहले किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो है शुरू किया गया। इसलिए शुरू किया गया कि जब इन्होंने टैक्स का रेट जो है मैक्सिमम कर दिया, कितना? 50% तक जो है कर दिया था, तो आम जनता को बहुत परेशानी थी। खास करके जो गरीब लोग थे, गरीब लोगों से जो है ये चराई कर भी वसूलते थे, चराई कर भी वसूलते थे। गरीब लोगों से ये झोपड़ी टैक्स तक लिए। जो लोग झोपड़ी में रहते थे, माने बड़े विचित्र व्यक्ति थे। अब सार्वजनिक प्रणाली की जरूरत क्यों महसूस हुई? तो जो गरीब लोग थे, जो वृद्ध लोग थे, जो अपंग लोग थे, उनको जो है मुफ्त राशन जो है इनके समय में प्रदान किया गया और उसके लिए इन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई, यानी जो है गोदामों का निर्माण कराया। उसमें जो है अनाज जो है रखे गए ताकि अकाल के समय में या ऐसी किसी विपत्ति के समय में, या जो गरीब लोग थे, जो विकलांग लोग थे, जो वृद्ध लोग थे, उनके लिए मुफ्त में अनाज का प्रबंध जो है खिलजी के टाइम पीरियड में ही शुरू किया गया था। आज भी राशन कार्ड जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, हालांकि ये व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन सल्तनत काल में इसे खिलजी ने ही शुरू किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का जो है अवलोकन करते हैं। उससे पहले बता दें, सैनिकों को वेतन देने की प्रथा, सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, लेकिन सैनिकों को पेंशन देने की प्रथा, पेंशन देने की प्रथा जो है किसने शुरू किया था? तो तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है शुरू किया गया, जो कि आज तक जो है कामोबेश जारी है। लेकिन कुछ समय पहले पैरामिलिट्री के लोगों को भी पेंशन मिलता था, लेकिन हम लोगों के देश में बड़े महान लोग हुए। एक महान व्यक्ति थे जो समुद्र पी गए थे, एक ऐसे महान व्यक्ति हुए जो लोगों का पेंशन ही पी गए, और एक ऐसे तो महान है जो कि अब आर्मी की नौकरी ही पी गए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। घरी कर, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अभी तो मैंने बताया था, गृह कर, होम टैक्स आज भी लगता है, उन दिनों भी था, लेकिन उन दिनों अमीर गरीब जो है सबको जो है गृह कर देना पड़ता था। और इसको सबसे पहले किसके समय में शुरू किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। इसी के समय में टैक्स रेट अपने मैक्सिमम जो है पोजीशन पर था। कितना? 50%। जितनी इनकम हो, जितना आप कमा रहे हैं, उसका आधा कर के रूप में दे देना पड़ता था। अलाउद्दीन खिलजी के ही नक्शे कदम पर चला कौन? मोहम्मद बिन तुगलक भी। यही दो ऐसे सुल्तान रहे थे
थे जिनके शासनकाल में टैक्स रेट मैक्सिमम रहा था और दोनों दिमाग से सनकी थे। अगला प्रश्न देखें, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही मंगोलों ने सबसे अधिक जो है कितनी बार अटैक किया था? 6 बार अटैक किया था। कब कब जो है अटैक किया था? तो जो है पहली बार इनका अटैक 1297 में हुआ, फिर 1299 में हुआ था। 1299 में इन्होंने 2 बार अटैक किया, फिर 1303 में हुआ, तो फिर 1305 में हुआ, 1306 में हुआ। कुल सबसे अधिक कितनी बार? 6 बार इसको जो है मंगोलों के अटैक को जो है फेस करना पड़ा था। और 1306 ईस्वी में यानी जब मंगोलों का अंतिम जो है अटैक हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच जो सीमा रेखा थी वो रावी नदी थी। वर्तमान समय में रावी नदी जो कि सिंधु की सहायक नदी है, आज भी रावी जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र में बहते हुए जाकर के जो है सिंधु से मिलती है, रावी नदी के इस पार यानी जो है रावी के दक्षिण में सल्तनत और जो है उधर जो था उसके उत्तरी जो बेल्ट था वो सब जो है मंगोलों के कब्जे में रहा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही तो यह रहता, बहरहाल बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से निम्न को सुमेलित करें। पहला, हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, उसको खराज कहते थे। क्या कहते थे? खराज कहा जाता था। और खराज को भारत में सबसे पहले जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ना मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। कब? मोहम्मद बिन कासिम ने। कब? 712 ईस्वी में। मैं बताया था कि भारत पर अटैक करने वाला पहला जो है आक्रमणकारी, पहला अरेबियन था, वो मोहम्मद बिन कासिम था। उसी के समय में भारत में सबसे पहले हिंदू लोगों से भूमि कर लिया गया, जिसको खराज कहा गया। उसी के द्वारा सबसे पहले इस्लाम धर्म को न मानने वाले लोगों से जजिया कर लिया गया। उसी के समय में सबसे पहले भारत में तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन कराया गया था। तो खराज कर को किसने शुरू किया या किसने भारत में इंट्रोड्यूस किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, जो कि आगे तक मुगलों के समय तक जो है ये चलता रहा था। युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग क्या कहलाता था? खुम्स। उन दिनों यह परंपरा थी, जब एक राजा दूसरे राजा को पराजित करता था, जब सुल्तानों के द्वारा किसी जो है शासक को पराजित किया जाता था, तो सबसे अधिक जो है दुर्गति होती थी उस राज्य के निर्दोष लोगों का, जिनका युद्ध से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहता था। उनको सुल्तान की सेना के द्वारा जी भर के लूटा जाता था। सबसे ज्यादा जो है दुर्गति होती थी महिलाओं की, बूढ़े लोगों की, बच्चों की। और उस समय जो धन लूटा जाता था, उस लूटे हुए धन में लगभग करीब 20% यानी 1/5 भाग कौन ले लेता था? सुल्तान। शेष किसके पास चला जाता था? सैनिक के पास चला जाता था। तो इस लूटे हुए धन को खुम्स के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? खुम्स के नाम से जो है जाना जाता था। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर को किस नाम से जो है जानते थे? उस्र के नाम से जो है जानते थे। और मुस्लिमों द्वारा लगने वाला धार्मिक कर को जो है जकात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जकात के नाम से जाना जाता था। तो ए का कौन सा सही होगा? दूसरा। ए का दूसरा, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। बी का कौन सा सही है? पहला। बी का पहला यानी यही सही है। कौन सा विकल्प सही है? पहला विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर महान के समान विश्व विजय का योजना का परित्याग किया? मैंने पढ़ाया तो आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने सिकंदर एसानी की उपाधि धारण किया। यह स्वयं को सिकंदर कहता था। कहने में क्या दिक्कत है? कुछ भी कह सकते हैं। सिकंदर एसानी के उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी। और इसको भी जब विश्व विजय का सनक सवार हुआ, तो इसका एक मंत्री जिसका नाम जो है अलाउल मुल्क था। क्या नाम था? अलाउल मुल्क या अल्लाउल मुल्क। उसी के सलाह पर
अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ये सनक भरी योजना का परित्याग कर दिया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा? नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। मैंने बताया कि अमीर खुसरो, जिनका जन्म भारत में उत्तर प्रदेश में पटियाली में, वर्तमान में यह जगह कासगंज में पड़ती है, कासगंज में हुआ था, कासगंज में हुआ। इनके पिताजी, जिनका नाम जो है शापुद्दीन था, कहा जाता है कि मंगोलों के समय में एक आक्रमणकारी के रूप में भारत में आए और भारत में आए तो भारत में ही रह गए। बाद के दिनों में पटियाली में वर्ष 1253 में अमीर खुसरो का जन्म होता है और अमीर खुसरो जो कि निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया की देखरेख में चले जाते हैं दिल्ली में और बचपन से ही इनके अंदर कविता लिखने की, शेर व शायरी करने की जो प्रतिभा थी, उसी की वजह से बलबन का बेटा जो है इनको अपने शाही फरमान के थ्रू अपने जो है राज दरबार में बुला लेता है और वहीं से इनकी किस्मत जो है चमक गई। हालांकि अमीर खुसरो जब मंगोलों का दूसरा अटैक हुआ था, मंगोलों का दूसरा अटैक वर्ष 1285 ईस्वी में हुआ, तो ये युद्ध भी किए थे। उसी युद्ध में अजहर जो है मारा गया था, जो कि बलबन का बेटा था, और उसी युद्ध में इनको भी मंगोलों ने ढंग से खबर ली थी। उसके बाद फिर जो है कभी ये किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लिए और अमीर खुसरो के कहने पर ही बलबन ने जो है दीवाने अर्ज की जो है स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज क्या था? तो जो है सैन्य विभाग था। क्या था? एक जो है आर्मी डिपार्टमेंट सैन्य विभाग था और इसी के सलाह पर, दरअसल उन दिनों की परंपरा थी, हिंदू धर्म में भी जो है बहुत दिनों तक चला, जब कभी भी जो है युद्ध होता था तो युद्ध भूमि में हमेशा सुल्तान का परिवार या राजा जो है सबसे पहले जो है सेना का संचालन करता था, नेतृत्व करता था। महाभारत काल में भी आप लोगों ने देखा होगा, महाभारत की लड़ाई में। लेकिन बाद के दिनों में हालात धीरे धीरे बदल गए और दीवाने अर्ज की स्थापना इन्होंने कराई और बलबन को इन्होंने सलाह दिया, क्या युद्ध भूमि में शाही परिवार यानी सुल्तान का परिवार या सुल्तान स्वयं हिस्सा न ले। और उसके बाद से धीरे धीरे ये जो है प्रथा बन गई और आज भी आप देखते हैं जितना भी जो है सरहदों पर जो कुछ भी होता है उसको सैनिक अपने तरीके से ही उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सेना अपने तरीके से निपटती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री या जो भी शासन के जिम्मेदार लोग हैं उनका दूर दूर से वहां तक जो है कोई रिश्ता नाता नहीं होता है, सिर्फ फरमान सुनाते हैं, न कि जो है युद्ध में हिस्सा लेते हैं। तो अमीर खुसरो इन्होंने ही सबसे पहले खड़ी बोली का आविष्कार, इस हिंदी की खड़ी बोली का आविष्कार इन्होंने ही किया था। हिंदी की खड़ी बोली जो है आविष्कार इन्होंने ही किया। हिंदी के लिए हालांकि इन्होंने हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। कौन सा शब्द? हिंदवी शब्द का जो है इन्होंने प्रयोग किया था। अमीर खुसरो के द्वारा ही सबसे पहले पहेलियां जो है लिखी गई, पहेलियां लिखी गई। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले सितार का जो है आविष्कार किया गया। इन्हीं ने सबसे पहले जो है तबला का आविष्कार किया, तबला का जो है आविष्कार किया। ये खुद बहुत अच्छे मीठे स्वर में गाते थे, जिन्हें तूती ए हिंद कहा जाता था। बहुत मीठे स्वर में जो है ये गाते थे, इसलिए जो है इनको तूती ए हिंद के जो है नाम से जाना जाता था। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प 100% सही है। जियाउद्दीन बर्नी जो उस समय का सुप्रसिद्ध इतिहासकार था, जबकि अमीर खुसरो उस समय के जो है ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का शासनकाल जो है देखा था। 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। कितने राजवंश देखे थे? तो सबसे पहले ये तुगलक वंश के समय, कौन सा राजवंश? तुगलक राजवंश। तुगलक वंश में ये मंत्री बनाए गए। उसके बाद इन्होंने जो है खिलजी वंश को जो है
देखा। उसके बाद इन्होंने तुगलक वंश, सबसे पहले गुलाम वंश, और उसके बाद कौन सा जो है, किस वंश में ये आए, खिलजी वंश, और उसके बाद कौन सा, तुगलक वंश। बलबन के समय में यहां से, बलबन से जो है कथा शुरू होती है। बलबन के राज दरबार में ये आए और उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक तक ये रहे थे, रहे। और इन्होंने कुल कितने सुल्तानों का शासनकाल देखा, 7। कितने राजवंश जो है देखा था, जी हां, कुल 3 राजवंश देखे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही इनकी मौत हुई थी, और कहा जाता है कि इनके मृत्यु के बाद इनकी इच्छा अनुसार इनको निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में दफनाया गया था। क्यों? क्योंकि निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस सेशन का यह अंतिम प्रश्न होगा, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? उलेमाओं के, मौलवियों के दखल अंदाजी का विरोध जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, क्योंकि इसने शरीयत के नियमों के अनुसार, कुरान के नियमों के अनुसार अपनी शासन व्यवस्था चलाने से इनकार कर दिया था। उलेमा, मौलवी वगैरह को बहुत ज्यादा ये कभी तरजीह दिया नहीं। खिलजी वंश, मैंने बताया कि खिलजी वंश में जो है कुल कितने शासक हुए थे? सिर्फ 4 शासक हुए। खिलजी वंश में 4 शासक हुए। पहला जो था, जिसका नाम था जलालुद्दीन। क्या नाम था? जलालुद्दीन। इसी ने इस वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन, जो कि वर्ष 1290 से 1296 तक रहा था। और उसके बाद अगला व्यक्ति हुआ जिसका नाम था अलाउद्दीन, जो कि वर्ष 1296 से लेकर के 1316 तक शासन किया। कितने तक? 1316 तक। ये ध्यान रखेंगे, कभी कभी यही बस पूछ लेता है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कितने वर्षों का था? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, तो देख रहे हैं 20 वर्ष। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का बेटा हुआ जिसका नाम था जो है मुबारक खिलजी। एकदम सनकी आदमी था मुबारक खिलजी, जिसके बारे में कहा जाता है कि मुबारक खिलजी भरे दरबार में बिना कपड़ों में पहुंच जाता था। मुबारक खिलजी अलाउद्दीन खिलजी से भी आगे निकल गया। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था। आपसे पूछा जाता है स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? मुबारक खिलजी, जिसका पूरा नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जो कि वर्ष 1316 से कितने दिन तक? 1320 तक शासन किया था। 1316 से लेकर के 1320 तक शासन किया। कौन? मुबारक खिलजी। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने माना कि अलाउद्दीन खिलजी का बेटा मुबारक खिलजी सनकी नहीं था, बल्कि धर्मांध था। उन दिनों की परंपराएं भी ऐसी रही थी। हिंदू धर्म में भी शैव धर्म के मानने वाले लोग बिना कपड़ों में रहते हैं। उनका मानना है कि दुनिया में परमपिता परमेश्वर ने जैसे भेजा है वैसे ही रहिए, यह भी ईश्वर की एक जो है सेवा है। हिंदू धर्म के शैव मान्यता के अनुसार दुनिया का प्रत्येक जो व्यक्ति एक आत्मा का रूप है, और इस दुनिया में परमात्मा जब आत्मा को भेजता है तो यह शरीर रूपी कपड़ा जो है देता है। इसलिए मृत्यु होती है तो आत्मा नहीं मरती है, बल्कि एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह हिंदू धर्म के अनुसार है। जैन धर्म के धर्मावलंबियों ने जो है इसको अपनाया, और आज भी जो दिगंबर साधु होते हैं बिना कपड़ों में होते हैं। हिंदू धर्म में ऐसे साधुओं को नागा साधु कहते हैं। आजीवक संप्रदाय में भी जो है ऐसा था, लेकिन इस्लाम धर्म में इस तरह की प्रथा जो है चलाने का प्रयास जो है किया था मुबारक खिलजी ने, और इसीलिए यह भरे दरबार में बिना कपड़ों में चला आता था। अलाउद्दीन खिलजी सबसे अधिक इसी से परेशान था। कहा जाता है कि इस दुनिया में जो किसी से नहीं हारा, हमेशा जो है अपनी औलाद से हारा है। मां बाप की करतूत,
अपनी औलादों को और औलादों की करतूत मां बाप को जो है भुगतना पड़ता है। इससे जो है खिलजी बहुत परेशान था। युवा अवस्था में पहुंच करके और जिस बाप का बेटा जो है बिना कपड़ों में रहे तो उसको टेंशन होना लाजमी था। जब इसके अब्बू जान अलाउद्दीन खिलजी इसको समझाते थे तो ये खुद कहता था, उन्हीं को उपदेश देने शुरू कर देता था कि आप भी ऐसे ही रहिए। और खिलजी की मौत के बाद यही मुबारक खिलजी जब जो है सुल्तान बना तो ये चाहता था कि सब लोग जो है इसको एडॉप्ट करें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और एक दिन इसका दिमाग सनका तो इसने जो है अपने मंत्रियों पर भी जो है ये फरमान लागू कर दिया कि अगले दिन से जो भी कपड़ा पहन करके अगर भरे दरबार में आया, यानी ये चाहता था कि इसके मंत्री इसको फॉलो करें ताकि आम पब्लिक इसको फॉलो करें। इस्लाम धर्म में ये भी इस तरह का एक नई जो है प्रथा शुरू करना चाहता था। और इसी वजह से मुबारक खिलजी अपने ही जो है एक अन्य मंत्री के हाथों जो है मार दिया गया, जिसका नाम जो है नासिरुद्दीन था। क्या नाम था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। खुसरो शाह। और इसका शासनकाल जो है सिर्फ 15 से 20 दिन का जो है रहा था। तो सबसे कम अगर पूछा जाए कि शासनकाल किसका था, नासिरुद्दीन खुसरो शाह का था। और नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो है खिलजी वंश का अंतिम शासक था, लेकिन खिलजी वंश से इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था। सिर्फ जो है मुबारक खिलजी का एक ये मंत्री था। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये इस सेशन का अंतिम प्रश्न था। अब आज का ये समाप्त होता है 2020 सीरीज। और मुझे आशा नहीं बल्कि विश्वास है कि मेरा ये प्रयास आपकी परीक्षाओं के लिए सार्थक सिद्ध होगा, संजीवनी सिद्ध होगा। आप लोग अपने अनमोल विचार कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में जरूर जो है टाइप करेंगे, जो हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है और करता रहेगा। आज बस इतना। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।